हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्री पैराडाइज। और आज से आपके वनस्पति विज्ञान के लेक्चर भी शुरू होने जा रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम काफ़ी बेसिक जानकारी के बारे में पढ़ेंगे वनस्पति विज्ञान के, जिसको हम बॉटनी के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बार नज़र डाल लेते हैं बायोलॉजी के बारे में। हम लोग थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, ज़रूरी है। तो बायोलॉजी को हम लोग जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। अब जीव विज्ञान से आप सीधा सीधा मतलब समझिए कि हम इसमें जीवित वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। अब कौन कौन सी चीज़ें जो होती हैं जीवित होती हैं आपकी, सबसे पहले तो आपके पौधे जीवित होते हैं। उसके बाद आपके जंतु भी क्या होते हैं, जीवित होते हैं। अब जंतुओं में मनुष्य भी आते हैं, जैसे हम लोग, ठीक है। ये सब भी क्या माने जाते हैं, जीवित होते हैं। और साथ ही साथ आपके सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, जो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, जिनको आप साधारण अपनी अगर आंखों से देखना चाहें तो नहीं देख सकते। आपको सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है उनको देखने के लिए, ठीक है। जैसे कि आपके बैक्टीरिया हो गए, बैक्टीरिया आप कहाँ देख पाते हैं, साधारण आंखों से, ठीक है। आपको सूक्ष्मदर्शी चाहिए उनको देखने के लिए। तो सूक्ष्म जीव से आप यहाँ पे मतलब समझ गए इससे। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, जीव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, जिसका क्या नाम है, बायोलॉजी। अब जो ये बायोलॉजी शब्द है, ये आपके एक वैज्ञानिक थे, एक या दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने यह शब्द दिया था। यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया था, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो साथ ही साथ आपके कुछ क्वेश्चन भी तैयार होते रहेंगे और आपको वनस्पति विज्ञान के बारे में बेसिक जानकारी भी मिल जाएगी। तो यह शब्द जो किसने दिया था, लेमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया था, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ गए। अब जीव विज्ञान के अंदर हम जीवित चीज़ों का अध्ययन करते हैं, तो उस हिसाब से इसकी दो मुख्य शाखाएं होती हैं, ठीक है। कौन सी मुख्य शाखाएं होती है, एक तो हो गई आपकी बॉटनी, और दूसरी जो आपकी होती है वो होती है जूलॉजी, ठीक है। यहाँ पे मतलब समझिएगा, जूलॉजी से आपका मतलब है, अब जूलॉजी से आपका यहाँ पे मतलब क्या है, जंतु विज्ञान से, जिसमें हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है। लेकिन आपके कोर्स में आपको क्या पढ़ना है, वनस्पति विज्ञान के बारे में पढ़ना है। वनस्पति विज्ञान में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, पौधों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब अगर आगे लेक्चरों में मैं कहीं पे पादप शब्द का इस्तेमाल करूं, ठीक है, किस चीज़ का, पादप शब्द का, तो पादप का मतलब पौधा ही होता है, ठीक है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे कुछ वैज्ञानिक दिए गए हैं जिनके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। जैसे कि बॉटनी जो आपको पढ़ना है, उसके पिता कौन माने जाते हैं, थियोफ्रेस्टस माने जाते हैं, ठीक है। बॉटनी के फादर कौन है, थियोफ्रेस्टस। और ऐसे ही जंतु विज्ञान के फादर कौन है, अरस्तु। हिंदी में इनको अरस्तु कहा जाता है और अंग्रेजी में इनको अरिस्टोटल के नाम से जाना जाता है। कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। कभी कभी कंपटीशन में प्रश्न पूछा जाता है, मेडिसिन की खोज सबसे पहले किसने करी थी, तो हिप्पोक्रेटस ने, ठीक है। ये कुछ तीन मैंने आपको महत्वपूर्ण साइंटिस्ट बताए। और साथ ही साथ बायोलॉजी शब्द किसने दिया था, लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। इन सब का नाम जरूर याद रखिएगा, आगे चल के हो सकता है कहीं ना कहीं इनका इस्तेमाल हो, ठीक है। अब आ जाते हैं वनस्पति विज्ञान की शाखाओं के बारे में, थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कभी कदार एक दो नंबर में बोर्ड में भी क्वेश्चन आ जाता है और कंपटीशन में तो आ ही सकता है, ठीक है। तो बॉटनी की कुछ ब्रांचेस होती हैं या फिर कह लीजिए शाखाएं होती हैं, जिसमें सबसे पहली है आपकी आकारिकी। आपको हिंदी में तो यहाँ पे लिखा मिल रहा है आकारिकी, ठीक है, लेकिन एग्जाम में नहीं लिखा मिलेगा। वहाँ पे आपको मार्फोलॉजी लिख के देंगे और बाकायदा हिंदी में लिख के देंगे मार्फोलॉजी, ठीक है। हिंदी में अगर आकारिकी लिख के दे देते हैं तब तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, लेकिन वहाँ पे हिंदी में मार्फोलॉजी लिख के देंगे, तो वहाँ पे आपको इसका मतलब अगर नहीं पता होगा तो करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा आप, मार्फोलॉजी का मतलब क्या है, आकार की। आकार की से आपको सीधा शब्द सही पता चल रहा है कि हम उसकी आकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में, आकृति कह लीजिए या फिर संरचना कह लीजिए, ठीक है। पौधों के बारे में हम बात कर रहे हैं क्योंकि वनस्पति विज्ञान पढ़ना है। तो जब हम पौधों की आकृति और संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं तो कौन सी शाखा के अंतर्गत करते हैं, वो है आपकी मार्फोलॉजी, ठीक है। इस चीज का आप समझिएगा। अब पौधे की बाहर से अगर आप देखेंगे तो आकृति अलग होती है। अब पौधे को आप अगर काट के देखेंगे तो उसकी आकृति क्या होगी, अलग होगी। तो इस हिसाब से इसको दो भागों में बटा गया है। मैं चार्ट बना लेता हूं फिर आपको समझाता हूं। तो इस हिसाब से दो तरीके से इसको बांटा जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप बाहर से देखेंगे तो इसकी संरचना अलग होगी पौधे की। अगर मैं एक चित्र बनाऊं यहाँ पे पौधे का, तो अगर मैं यहाँ पे एक चित्र बनाऊं पौधे का, तो इस पर आपको समझ में आ रहा है। अगर हम बाहर से देखेंगे पौधों को तो उसमें हमें सबसे पहले क्या दिखाई पड़ेगा, तना देखेंगे हम उसका, ठीक है। तना होगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टेम कहते हैं। उसके बाद इसकी जमीन के नीचे क्या पाई जाती हैं, जड़ें पाई जाती हैं, जिसको हम लोग रूट्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जड़ें। और साथ ही साथ उस पर क्या होंगी, पत्ती मौजूद होंगी। और उसके बाद उस पर
फूल भी मौजूद होंगे। तो जब हम जड़, तना और पत्ती का अध्ययन करते हैं तो वो किसके अंतर्गत आता है? एक्सटर्नल मार्फोलॉजी के अंतर्गत आता है, मतलब बाह्य आकार की। ठीक है, समझिएगा। और दूसरी आपकी क्या है? आंतरिक आकार की। आंतरिक आकार की से मतलब क्या है? जब आप पौधे को काट के देखेंगे तो उसके अंदर आपको क्या क्या नजर आएगा, उसको हम लोग किस चीज के अंतर्गत पढ़ेंगे? आंतरिक आकारिकी के अंतर्गत पढ़ेंगे। जैसे कि मैं आपको एक चीज समझाता हूं, चाहे वो पौधे का शरीर हो या फिर किसी जंतु का शरीर हो या मानव का शरीर हो, उसकी सबसे छोटी जो इकाई होती है, ठीक है, सबसे छोटी जो इकाई होती है किसी भी शरीर की, चाहे वो पादप का हो या तो वो जंतु का हो, उसको हम लोग कोशिका बोलते हैं। ठीक है, कोशिका, इंग्लिश में हम इसको सेल के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे जो बेसिक यूनिट होती है प्लांट बॉडी की या फिर एनिमल बॉडी की, बेसिक यूनिट, सबसे छोटी इकाई, उसको हम लोग कोशिका के नाम से जानते हैं। समझ रहे हैं? जब पौधे का आप शरीर काट के देखेंगे उसके अंदर आपको बहुत सारी कोशिकाएं दिखाई पड़ेंगी। जैसे एक मकान को बनाने के लिए ढेर सारी ईंटों की आवश्यकता पड़ती है, उसी हिसाब से पौधे का शरीर या फिर जंतु का शरीर ढेर सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, एनाटॉमी हम किसको कहते हैं? ठीक है, एनाटॉमी, ऐसे ही लिखा आपको मिला होगा एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है आंतरिक संरचना का अध्ययन करना। ठीक है, पौधों को काट कर जब हम उसकी अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करते हैं या फिर आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? एनाटॉमी बोल देते हैं। अभी मैंने आपको पढ़ाया कि पादप शरीर किससे बना होगा? ढेर सारी कोशिकाओं से मिलकर। ठीक है, तो जब हम कोशिका का अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं, साइटोलॉजी। ऐसे ही ढेर सारी कोशिकाएं मिलके आपस में जुड़ जाती हैं, और ढेर सारी जब कोशिकाएं आपस में जुड़ जाएंगी तो एक चीज का निर्माण करती हैं जिसको हम लोग ऊतक बोलते हैं। ऊतक को अंग्रेजी में हम लोग टिश्यू के नाम से जानते हैं। अब अगर हम ऊतकों का अध्ययन कर रहे हैं, टिश्यू के बारे में ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, तो उस शाखा को हम लोग हिस्टोलॉजी कह देते हैं, हिस्टोलॉजी कह देते हैं। ऐसे ही मैंने आपको क्या बताया कि जब ढेर सारी कोशिकाएं मिलेंगी तो ऊतक बनेगा। अब जब ढेर सारे ऊतक मिलेंगे आपस में तो वो अंग का निर्माण कर देते हैं। समझ रहे हैं? अंग, अंग को हम लोग ऑर्गन के नाम से जानते हैं। अब ढेर सारे अंग क्या बना देते हैं? आपका ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं, और इसी ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? शरीर बनता है, या फिर कह लीजिए बॉडी बनती है। तो एक सीक्वेंस आपको मैंने समझाया। सबसे छोटी इकाई किसी भी शरीर की क्या है? कोशिका है। जैसे मकान सबसे छोटी क्या है? ईंट लगती है, ढेर सारी ईंटों से बनता है मकान। वैसे ही ढेर सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाएंगी, फिर ढेर सारे ऊतक मिलकर क्या बनाएंगे? अंग बनाएंगे, और ढेर सारे अंग मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं जिससे आपके शरीर का निर्माण होता है, चाहे वो मनुष्य में हो, जंतु में हो या फिर पादप में हो। पादप से मतलब पौधों का है। ठीक है, इस तरीके से आपको आंतरिक आकारिकी के अंदर आप ये सब चीज़ें पढ़ेंगे कि उस कोशिका के बारे में, ऊतकों के बारे में और अंगों के बारे में। और जो बाह्य आकारिकी होगी जो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसके अंतर्गत आगे आने वाले चैप्टर्स में हम क्या पढ़ेंगे? जड़, तना, पत्ती, फूल, ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी जो दूसरी शाखा है आपकी वनस्पति विज्ञान की, वो है शरीर क्रिया विज्ञान। इससे मतलब क्या है कि पौधों तथा उनके विभिन्न अंगों के अंदर विभिन्न जीवन संबंधी क्रियाओं का हम अध्ययन करते हैं कि पौधों को जीवित रहने के लिए कौन कौन सी क्रियाएं करनी पड़ती हैं। वो सब हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, शरीर क्रिया विज्ञान कौन कौन सी होती हैं? जैसे आपका श्वसन हो गया, श्वसन हम भी करते हैं, पौधे भी करते हैं। बस अंतर ये होता है कि जो पौधे होते हैं आपके, वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं? बाहर निकालते हैं। अब ये ऑक्सीजन हम क्या करते हैं? हम इसको, हम कह लीजिए या फिर जंतु कह लीजिए, ये सब क्या करते हैं? इसको इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो बिल्कुल उल्टा है, पौधे क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहे हैं। किसके लिए? हमारे लिए। इसीलिए कहा जाता है ज़्यादा वृक्षारोपण कीजिए, ज़्यादा पौधे लगाइए। समझ रहे हैं? और साथ ही साथ पौधे कौन सी क्रियाएं करते हैं? जैसे कि आपका पोषण हो गया। पौधों को पोषण कहाँ से प्राप्त होता है? आपने देखा होगा कि पौधों की जो जड़ें होती हैं वो जमीन के अंदर होती हैं, तो उन जड़ों के तहत पौधे क्या करते हैं? जल का अवशोषण करते हैं, और जल में ढेर सारे पोषक तत्व घुले रहते हैं मृदा के अंदर। तो उस तरीके से पौधों को अपना न्यूट्रिशन या फिर पोषण प्राप्त हो जाता है। साथ ही साथ पौधों में जनन भी होता है, ठीक है, जिससे हमारे बीज उत्पन्न होते हैं। तो ये सब चीज़ें हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? फिजियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे। ये एक प्रकार की क्या है? शाखा है। किसकी शाखा है? बॉटनी की। साथ ही साथ रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। फिर अगली आपकी शाखा जो है वो है इकोलॉजी। इकोलॉजी को हम लोग पारिस्थितिकी बोलते हैं,
ठीक है। पौधों तथा वातावरण के बीच में जो संबंध है उसका हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं कि पौधे और वातावरण के बीच में क्या संबंध है। ठीक है, किस तरीके से धूप ज़्यादा निकलने से पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है, वृद्धि अच्छी होती है। ठीक है, पानी देने से भी पौधों की वृद्धि अच्छी होती है। तो ये सब चीज़ें हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, इकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। उसके बाद एक आपकी और शाखा है जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं, वर्गीकी कहते हैं। इस शाखा की हमको क्यों जरूरत पड़ती है पढ़ने के लिए, इस चीज़ का याद रखिए। पूरे दुनिया जहान में बहुत सारे पौधे हैं, ठीक है, लाखों की तादाद में बहुत सारे पौधे मौजूद हैं। अब सबका अध्ययन हम अलग अलग अगर करने बैठेंगे तो इंसान एक या 7 जन्म में भी नहीं पूरे कर पाएगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, जो समान लक्षण वाले पौधे हैं उनको एक अलग समूह में रख देते हैं, और जो विभिन्न लक्षण वाले पौधे हैं उनको हम एक अलग समूह में रख देते हैं। इस प्रकार से कुछ समूह बन जाते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो हम समान लक्षण वाले पौधे हैं उनको एक अलग समूह में हम डाल देते हैं, और जो विभिन्न, ठीक है, जिसमें भिन्नताएं हैं लक्षणों में, उनको हम अलग समूह में डाल देते हैं। इस तरीके से समानताएं और विभिन्नताओं के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ ग्रुप बना लिए हैं हमने, कुछ समूह का निर्माण किया है हमने, जिस तरीके से हमें पौधों के बारे में पढ़ने में आसानी होगी। जब मैं आपको आगे चल के क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको मैं चीज़ें समझाऊंगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आती हैं। इंग्लिश का शब्द है, आपको याद रखना है, वर्गीकी बोलते हैं हिंदी में, वो सब ठीक है, लेकिन आपको क्या याद रखना है, टैक्सोनॉमी याद रखना है। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिए कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहा गया है, या फिर हम कह लें वर्गीकरण के पिता किसको कहा जाता है। तो इनका नाम है आपका कैरोलस लीनियस। ठीक है, आपको काफ़ी अच्छे से याद रखना कि टैक्सोनॉमी के फादर या फिर वर्गीकी के पिता या वर्गीकरण के पिता कौन कहलाता है, कैरोलस लीनियस। ठीक है, आपको खास ध्यान रखना है। उसके बाद अगली शाखा हमारी क्या कहलाती है, पैलियोबॉटनी कहलाती है। यूपी कैटेट जो आपका एग्जाम होता है इंटर के बाद, जब आप बीएससी के एडमिशन की परीक्षा देंगे जाके, तो वहाँ पे कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि पादप के अगर हम जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं तो वो कौन सी शाखा कहलाती है। तो आपको क्या बताना है, पैलियोबॉटनी। ठीक है, कौन सी शाखा होती है आपकी, पैलियोबॉटनी। अब जीवाश्म क्या होते हैं, जैसे कुछ पौधे क्या हो चुके हैं, अब जा चुके हैं, उनकी समाप्ति हो गई है, तो उनके कुछ हमें फॉसिल मिलते हैं। फॉसिल का मतलब है जीवाश्म मिलते हैं जो बहुत सालों से दबे हैं ज़मीन के अंतर्गत। अब जब खोज करी जाती है तो उनके एक बाद फॉसिल मिल जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि अच्छा ये लक्षण वाला भी पौधा कभी हुआ करता था। तो उन सब चीज़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, पैलियोबॉटनी कहलाता है। यहाँ से चीज़ें आपको कन्फर्म हो गई होंगी। फिर आपके एक आखिरी और शाखा है जिसको हम लोग पादप अनुवांशिकी के बारे में जानते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा अनुवांशिकी होता क्या है, कि इसके अंतर्गत क्या होता है, पौधों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा आपके चेहरे में और आपके पिताजी या माताजी के चेहरे में कुछ समानताएं होंगी, जैसे किसी की नाक मिलती है, किसी की आंखें मिलती हैं अपनी मम्मी पापा से। उस तरीके से पौधों में भी एक वंश से दूसरे वंश में समानताएं होती हैं। ये सब समानताएं किसके अंतर्गत पढ़ी जाती हैं, तो अनुवांशिकी के अंदर आती हैं। बहुत सारे जीन्स ऐसे होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, और साथ ही साथ वो अपने साथ कुछ लक्षण को लेके जाते हैं। इसी तरीके से वंशागति चलती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का अध्ययन आप किसके अंतर्गत करते हैं, जेनेटिक्स के अंदर करते हैं। और कौन सी जेनेटिक्स, प्लांट जेनेटिक्स, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, बॉटनी पढ़ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और काफ़ी बेसिक जानकारी थी बॉटनी के बारे में, तो देना आपको ज़रूरी था। ठीक है, आगे के लेक्चर्स में हम लोग आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए बने रहिए एग्री पैराडाइज के साथ। थैंक यू।